अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। पिछले पार्ट में हमने देखा बाय ब्लड मास्टर ट्रायल के लिए जून का गार्डियन बनकर जाता है। सबको बताया जाता है कि कीज की हेल्प से वो नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। सारी कीज जी यांग की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है और फिर सुमे चीटिंग करके बाहर निकल जाती है। तब बाय जून को भी उसी पोर्टल में भेजता है जिसमें सुमे गई थी, लेकिन अंदर सुमे के गार्डियन जून को रोक लेते हैं ताकि सुमे आगे जा पाए। लेकिन फिर जी यांग जिसे एंसेस्टर ने बचा लिया था जून को कहता है कि आगे बढ़ो, मैं इन्हें संभालता हूँ। तब सारे हाई लेवल कल्टीवेटर जीशैंग को पकड़ लेते हैं, इसलिए बाय अपनी स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ करके सबको हरा देता है। उधर सुमे आर्टिफैक्ट्स की हेल्प से जून को नेसेंट लेवल सील में ट्रैप कर देती है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए यह सील तोड़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए जून जीशैंग को ब्लड मास्टर टोकन देकर कहती है अब तुम्हें ब्लड मास्टर बनना होगा। उधर हार्ट चैम्बर में जीशैंग को सुमे से लड़ते हुए समझ आ जाती है ये उसकी दोस्त फे है। भाई अपना अटैक रोक लेता है, लेकिन फे का अटैक उसे लग जाता है और उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई का ब्लड जब एंसेस्टर के हार्ट पर पड़ता है तो वो हार्ट भाई की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर एंसेस्टर उसे बुलाकर अनडाइंग टेक्निक के सारे स्क्रोल देता है। भाई जब बाय फे से मिलता है, फे की मेमोरी सील होने की वजह से वो बाय को नहीं पहचान पाती और कहती है कि हम दोनों में जो कुछ भी था अब से ख़त्म। इसके बाद बाय बहुत दुखी होता है और बहुत पीता है। तब जून उसे आकर संभालती है। बाद में पैट्रियार्क पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर बाय की स्पीच सुनकर शांत हो जाता है और इम्प्रेस होकर इसे अडॉप्ट करने की ऑफर देता है। इन सब चीज़ों की अनाउंसमेंट ब्लड मास्टर की सेरेमनी में की जाएगी। अब आगे 3 दिन बाद हमें ब्लड मास्टर सेरेमनी पर दूसरे 3 पीक्स के ब्लड मास्टर दिखते हैं। ये अनाउंस किया जाता है कि जीशैंग मिडिल पीक का गार्डियन आज से मिडिल पीक का ब्लड मास्टर है और अब उसे ब्लड मास्टर हॉल में जाने की एक्सेस मिल जाती है। सब जीशैंग का नाम ले रहे होते हैं और दूसरे ब्लड मास्टर सोचते हैं कैसे वो जीशैंग से अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। शान अपने ब्लड मास्टर फादर को बताता है कि जीशैंग उसका पुराना दोस्त है। भाई एक ही चीज सोच रहा होता है कि सेरेमनी खत्म होते ही वो इटर्निटी का रेलिक लेने जाएगा। तब कुछ गार्डियन जीशैंग से कहते हैं सेरेमनी तब ही कंप्लीट होगी जब वो इन 3 स्टेजेस को पास करेगा। पहली स्टेज गार्डियन से लड़कर ये प्रूव करना होगा कि वो ब्लड मास्टर बनने के काबिल है। जीशैंग इजीली ये स्टेज पास कर लेता है और सारे गार्डियंस जीशैंग को अपना ब्लड मास्टर मान लेते हैं। बाय को ब्लड मास्टर टोकन मिलता है, लेकिन तब सोंग कहता है वो भी जीशैंग से कुछ सीखना चाहता है और सेकंड स्टेज में जीशैंग को उससे लड़ना होगा। सब कह रहे होते हैं कि ये सेरेमनी बस स्किल दिखाने के लिए है, लेकिन सोंग को देखकर लग रहा है कि वो इस फाइट को सीरियस ले रहा है। सोंग अरीना में आते ही जीशैंग पर अटैक की बारिश कर देता है, लेकिन फिर आखिर में जीशैंग बताता है वो क्यों एक ब्लड मास्टर बनने के काबिल है। सोंग हार मान लेता है और बोलता है कि अब से वो जीशैंग का ऑर्डर मानेगा। सोंग उसे एक स्वॉर्ड देता है और बताता है कि उसने पूरी तरह हार नहीं मानी और एक दिन जीशैंग से आगे निकल कर दिखाएगा। आखिरी तीसरी स्टेज में जीशैंग देखता है कि उसे जून से लड़ना होगा, लेकिन जीशैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालता। जून इसकी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और जीशैंग अभी भी सीरियस नहीं होता, इसलिए जून हार मान लेती है। जून भी अनाउंस करती है मैं एक ग्रैंड एल्डर जीशैंग से सारी लाइफ लॉयल रहूंगी। और फिर सारे डिसाइबल्स चिल्लाते हैं कि हम सब सारी लाइफ जीशैंग से लॉयल रहेंगे। तब पैट्रियार्क्स चारों पीक के ब्लड मास्टर्स को बताते हैं कि वार होने में थोड़ा ही समय रह गया है। कल से ब्लड सेक्टर की अरे बंद हो जाएगी, कोई भी सेक्टर के अंदर या फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। सारे पीक के ब्लड मास्टर और ग्रैंड एल्डर्स अपनी अपनी पीक के डिसाइबल्स को लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। जीशैंग सोचता है कि कल उसे अरे बंद होने से पहले निकलना होगा। जून जाने लगती है और फिर दूसरे ब्लड मास्टर जीशैंग को कंग्रेचुलेशन कहने आते हैं। जीशैंग सबसे अच्छे से बात करता है। जून सोच रही होती है कैसे अब उसका और जीशैंग का स्टेटस कितना चेंज हो गया है। तब जीशैंग आकर जून से पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। जून उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए थैंक्स कहती है क्योंकि जीशैंग अब ब्लड मास्टर बन गया है। जीशैंग को नहीं पता कि जून ऐसा क्यों कर रही है। जीशैंग बताता है कि आज अगर मैं ब्लड मास्टर हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुमने मुझे सही समय पर नहीं संभाला होता तो मैं ब्लड मास्टर नहीं बन पाता। और ब्लड मास्टर टोकन जून के हाथ में रखता है। जीशैंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ब्लड मास्टर बन गया हूँ मैं हमेशा तुम्हारा जीशैंग ही रहूंगा। जीशैंग कहता है कि अपना ख्याल रखना और गुड बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन गार्ड्स अरे बंद करने से पहले सारी चेकिंग कर रहे होते हैं। डीमंस अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और उनमें से एक डीमन बताता है नेमलेस पीक ने हम सब पर बहुत राज किया और अब से इस जगह हमारा ही राज चलेगा। उधर ब्लड मास्टर हॉल में बाय डैन से बात कर रहा होता है जो अभी तक बाय के पाउच में छुपा था। बाय कहता है कि हमें सुबह होने से पहले सेक्टर से बाहर निकलना होगा। बाय अपनी हेवन रीचिंग आई की हेल्प से रेलिक वाली जगह देखता है और फिर हॉल का फ्लोर तोड़ देता है। लेकिन तब डिवाइनर नए ब्लड मास्टर को मिलने आता है। डिवाइनर सोचता है कि जीशैंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जीशैंग इसे कहता है जल्दी बताओ क्यों आए हो। डिवाइनर घुटनों पर बैठकर जीशैंग से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और तब तक नहीं जाएगा जब तक जीशैंग उसे माफ़ नहीं कर देता।
जीशेंग चाहता है कि डिवाइनर जल्दी से चला जाए, इसलिए वो डिवाइनर को माफ़ करके बताता है हम दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, तो मैं माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइनर को बिलीव नहीं होता कि जीशेंग ने उसे इतनी ईजिली माफ़ कर दिया और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जीशेंग को एक एक्सपेंसिव टेलिस्मैन गिफ्ट देता है। जीशेंग जल्दी से गिफ्ट लेकर डिवाइनर को जाने का कहता है, लेकिन डिवाइनर कहता है एक और बात तो मैं भूल ही गया, और सारे डिसाइपल्स को अंदर आने को कहता है। बहुत सारे डिसाइपल्स जीशेंग को ब्लड मास्टर बनने पर कंग्रेचुलेशन कहने आए हैं। सब एक एक करके गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन पहला डिसाइपल रुक रुक कर बोल रहा होता है। जीशेंग चाहता है कि वो जल्दी से गिफ्ट देकर चले जाएं। तब डिसाइपल्स बताते हैं कि उनकी ये हालत उस एसिड रेन की वजह से हुई है, और जीशेंग से कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। सब कहते हैं कि पहले मुझे ठीक होना है। तब जीशेंग सब की प्रॉब्लम को नोट करने के बाद बताता है कि वो सब के लिए एलिक्सर बनाएगा जिससे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 गिनने तक जो भी उसे यहाँ नजर आया वो इसके लिए एलिक्सर नहीं बनाएगा। सबके जाने के बाद फिर से कोई दरवाज़ा बजाता है। ये लोग दूसरे पीक के ब्लड मास्टर होते हैं। ब्लड मास्टर बताते हैं कि तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हम सब ने पैट्रियार्क से प्रॉमिस किया है कि हम स्पिरिट सेक्टर के हेवनली की कल्टीवेटर बाय को वार होने से पहले ख़त्म कर देंगे, और उन्हें लगता है कि बाय ब्लड सेक्टर में घुसपैठिया बनकर आ सकता है। अब वो स्पिरिट सेक्टर से बाहर है। ये बाय को ख़त्म करने का गोल्डन चांस है। वो सब चाहते हैं कि जीशेंग उनका साथ दे। जीशेंग को पता है कि वो उसकी पावर्स की वजह से उसे साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सोचता है कि ये कितना अजीब है, मरने वाला और मारने वाला एक ही कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। नेमलेस पीक का ब्लड मास्टर कहता है मुझे जल्दी से पीक वापस जाना होगा क्योंकि कुछ भागी डीमंस तबाही मचा रहे हैं। बाय सोचता है कि जब लास्ट टाइम वो पिल रिफाइन करने गया था तो वहाँ पर शांति थी। तब बाय हाल के नीचे सीक्रेट चैम्बर को पिल की हेल्प से खोलता है। बाय को बिलीव नहीं होता कि इतनी बड़ी जगह ब्लड सेक्टर से छुपी थी, और डोर ओपन करने वाली पिल इसे रास्ता दिखाती है। बहुत चलने के बाद बाय सोचता है उसे और कितना आगे जाना होगा, लेकिन तब कोई उस पर अटैक कर देता है। बाय को समझ नहीं आती कि अटैक कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी हेवन रीचिंग आइज को एक्टिवेट करके अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन वो ब्लड हैंड्स को अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तब सारे हैंड्स बाय को पकड़ लेते हैं। बाय देखता है कि डोर ओपन करने वाली पिल के पास कोई भी हाथ नहीं है। बाय को नहीं पता कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं, और पिल को अपने पास बुलाता है जिससे सारे हाथ पीछे हो जाते हैं। बाय कब से एक सर्कल में चल रहा था, तब ये रास्ता टूटने लगता है और बाय नीचे गिर जाता है। बाय की जब आंख खुलती है तो वो ब्लड एंसेस्टर चैम्बर में होता है। बाय एक चेस्ट को देखकर सोचता है शायद इसके अंदर इटर्निटी का रेलिक होगा। इसी रेलिक के लिए वो कई साल पहले ब्लड सेक्टर में आया था। अंदर उसे एक गोल्डन पंख मिलता है। बाय सोचता है ये पंख प्यारा है, लेकिन ट्रेयर कहाँ है। बाय कहता है ये दूसरी चीज़ रेलिक नहीं हो सकती, ये तो आम सा टर्टल का शेल है। बाय सोचता है शायद कोई बटन दबाने से रेलिक सामने आएगा। बाय दुखी होता है और सोचता है कि उसने अपने 5 साल ज़ाया कर लिए, किस लिए, सिर्फ एक टर्टल शेल के लिए। डैन कहता है कि अब तुम्हें रेलिक मिल गया है तो मुझे छोड़ दो। बाय उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है। डैन बताता है कि एल्डर ने यह नहीं बताया था कि रेलिक देखने में कैसा होगा। बाय कहता है कि वो जिस चीज़ के लिए आया था उसे नहीं मिली और अब उसे खाली हाथ ही वापस जाना होगा। बाय देखता है कि अरे बंद होने वाली है। गार्ड्स बाय से कहते हैं बाहर खतरा है, और तब अरे बंद हो जाती है। गार्ड देखता है कि जीशेंग जल्दी में है और टोकन देकर समझ जाता है कि जीशेंग बाय को ढूंढने जा रहा है। गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि बाय को पकड़ने वाले टीम मेंबर्स जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। सब अपने ब्लड मास्टर को गुड लक कहते हैं और जीशेंग से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, लेकिन बाय सोचता है शायद उसे अब वापस आने का चांस ना मिले। बाय सोचता है कि वो इटर्निटी का रेलिक लेने आया था जो उसे नहीं मिला, लेकिन अब उसे जाते हुए ऐसा क्यों फील हो रहा है। बाय सोचता है कि कैसे ब्लड सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया और वो मेहनत करके ब्लड मास्टर बना। बाय को वो पल याद आता है जब डैन ने उसे जायंट के हैंड के बारे में बताया था। बाय सोचता है इस जायंट की वजह से अब वो ब्लड सेक्टर के लोगों के साथ जुड़ गया है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे स्पिरिट सेक्टर वापस जाना होगा। जीशेंग ब्लड सेक्टर के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और इससे आगे स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर है। थोड़ा आगे अचानक बाय पर कोई अटैक कर देता है। अटैकर्स बताते हैं कि वार होने वाली है, इसलिए जो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा स्पाई समझा जाएगा। तब एक ट्री बाय पर अटैक करता है। ये वही ट्री है जो लूशियन क्लैन वालों ने यूज किया था, लेकिन अब बाय पहले की तरह वीक नहीं है और एक ही अटैक से ट्री के 2 टुकड़े कर देता है। ट्री का एसेंस टर्टल शेल में एब्जॉर्ब होने लगता है। तब क्लैन का एल्डर बताता है रुक जाओ, ये ट्री हमारे क्लैन का एक इम्पोर्टेंट ट्रेयर है और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जीशेंग कहता है कि तुम लोग एक ब्लड मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लीडर माफी मांगता है क्योंकि ये सब गलती से हुआ है। एल्डर बताता है ये ट्री बॉर्डर को गार्ड कर रहा है और इसे लगा कि जीशेंग एक घुसपैठिया है। जीशेंग पूछता है अगर ये ट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है तो लूशियन क्लैन वालों को क्यों दिया था। एल्डर बताता है कि हमारा क्लैन भी नहीं चाहता था, लेकिन पैट्रिया खान के कहने पर हमें देना पड़ा। जीशेंग देखता है कि रेलिक के अंदर कुछ हो रहा है, इसलिए चला जाता है। बाय सोचता है अगर वो सही समय पर भागा ना होता तो वो सब टर्टल की एनर्जी को सेंस कर लेते। बाय को टर्टल के अंदर एक यूनिवर्स दिखता है।
और फिर टर्टल बाहर आने के बाद वापस अंदर चला जाता है। बाय उसे जोर से हिलाने लगता है, लेकिन तब टर्टल में से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जिससे बाय का क्रिस्टलाइज सी बढ़ने लगता है। बाय को पता चलता है कि जितनी कल्टीवेशन उसकी एक बार में बढ़ी है, 1 महीने कल्टीवेट करता तो तब बढ़ती। बाय को समझ आ जाती है ये टर्टल सच में एक ट्रेयर है और इसकी हेल्प से वो कई गुना ज़्यादा जल्दी कल्टीवेट कर पाएगा। स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर में युआन बताता है कैसे उसने बाय का कुछ स्पिरिचुअल ऑरा एक पेंडेंट में डाला था ताकि बाय की लोकेशन ट्रैक कर पाए, लेकिन जैसे ही बाय सेक्टर से बाहर गया, पेंडेंट ने काम करना बंद कर दिया। अब वो एंसेस्टर से प्रे ही कर सकता था कि बाय ठीक हो। तब पेंडेंट रिएक्ट करने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बाय सेक्टर के अरे के पास है। बाय सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे मिलेगा और फिर कहता है कि उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और 5 साल बाद अपना मास्क उतारता है। तब युआन का पेंडेंट क्रैक हो जाता है और इसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बाय देखता है कि जो फेंस उसने लगाई थी उससे चिकन्स तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन चिकन्स उसे देखकर डरने लगती हैं। तब बाय जाते हुए कुछ डिसाइपल्स को मेडिसिन पर एडवाइस देता है। डिसाइपल्स सोचते हैं ये कौन है। 10 मॉन्यूमेंट्स पर टर्टल देखकर बाय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाय वहाँ खड़े कुछ डिसाइपल से कहता है, घबराओ नहीं, एक दिन तुम्हारा सिंबल भी इन मॉन्यूमेंट्स पर होगा। सब सोच रहे होते हैं ये कॉन्फिडेंट डिसाइपल कौन है। तो वही ढोंगी बूढ़ा बच्चों में बाय की पिक्चर्स बांट रहा होता है। तब बाय एक छोटे बच्चे को ऑटोग्राफ देता है, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि किसी ने उसकी पिक्चर पर गंद मचाकर उसके पैसे ज़ाया कर दिए। तब बाय अपने स्टैचू के पास खड़ा होकर अनाउंस करता है कि हेवनली पाथ जीनियस ऑनर डिसाइपल बाय वापस आ गया है। ये सुनकर सब शौक होते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि प्लेग डीमन वापस आ गया है। बाय मार्केट में अपने दूसरे फेलो डिसाइपल से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ की सारी शॉप्स खाली होती हैं। तब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय के आने पर खुश हैं। मे बाय को पकड़कर साइड पर लेकर जाती है। मे उसे कहती है कि तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया, और फिर दोनों बताते हैं कि क्या क्या हुआ। बाय उसे कुछ स्टोरीज बताता है जिन्हें सुनकर मे घबरा जाती है। बाय बताता है तुम घबराओ नहीं, मैं अब स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। बाय बताता है कि कैसे नेसेंट लेवल के पैट्रियार्क्स उससे इम्प्रेस हुए और फिर उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। मे पूछती है कि इतनी लंबी जर्नी में उसे कोई ना कोई लड़की भी मिली होगी। जीशेंग बताता है ये लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मे चाहती है कि वो बताए। बाय लकी होता है क्योंकि पैट्रियार्क उसे एंसेस्ट्रल हॉल में आने को कहते हैं। तब बाय का अडॉप्टेड सन टीडान उसे मिलने आता है, लेकिन ये देखकर दुखी होता है कि बाय चला गया। मे उसे बताती है कि बाय आ जाएगा, उसे पैट्रियार्क्स ने बुलाया है। युआन बाय को डांट रहा होता है क्योंकि बाय ने अपना ऑरा छुपाया था। पैट्रियार्क्स ने भी सबसे ये बात छुपाई थी और बाय को हर जगह ढूंढा। बाय माफ़ी मांगता है और अपनी गलती के बदले सेक्टर के लिए पिल रिफाइन करेगा। युआन बताता है कि वार होने वाली है और स्पिरिट सेक्टर आर्मी का पहला ग्रुप फॉलिंग स्टार माउंटेन पर पहुंच गया है। युआन बताता है कि बाय रेडी हो जाए क्योंकि उसे भी 4th ग्रुप के साथ बैटल में जाना होगा। युआन उसे एक और मिशन देता है। बाय को ब्लड सेक्टर के 4 ब्लड मास्टर में से एक ब्लड मास्टर जीशेंग को ख़त्म करना होगा। बाय सोचता है जीशेंग वो तो मैं ही हूँ और फिर ड्रामा करने लगता है। बाय बताता है कि उसने जीशेंग की बहुत स्टोरी सुनी है कि वो बेरहम है और किसी को मारने से पहले एक बार के लिए नहीं सोचता। बाय कहता है लेकिन मैं स्पिरिट सेक्टर का बाय उसे ख़त्म करूंगा। युआन हैरान होता है कि बाय के पास जीशेंग की इतनी इन्फॉर्मेशन है। युआन कहता है अगर बाय ने ऐसा कर दिखाया तो उसे बगैर किसी टेस्ट के लेगेसी एशोलॉन का रैंक दिया जाएगा। युआन बताता है कि कैसे वो रैंक लेने के लिए 60 साल की कल्टीवेशन साइकिल में गोल्डन कोर कंडेंस करना होता है, इसीलिए मास्टर लीग क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे थे। बाहर उन्हें टर्बुलेशन क्लाउड दिखते हैं। युआन बताता है कि इन क्लाउड्स का मतलब है कोर कंडेंस हो रहा है। अब या तो ली का फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर उसकी कल्टीवेशन खराब हो जाएगी। कुछ टाइम बाद ये अनाउंस किया जाता है चीफ मास्टर ली ने 60 साल की कल्टीवेशन साइकिल में गोल्डन कोर कंडेंस करके लेगेसी एशोलॉन का रैंक ले लिया है। सब ली को कंग्रेचुलेशंस कहने आते हैं और बाय भी फिर अपने मास्टर से मिलने जाता है। बाय ली को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बताता है कि उसने हार्ड ट्रेनिंग की है। ली हैरान होता है कि बाय कितना बड़ा हो गया है और देखता है कि बाय की कल्टीवेशन 3rd सी क्रिस्टलाइजेशन पर पहुंच गई है, लेकिन फिर सोचता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा। ली को वार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कैसे एक ग्रुप को वार के लिए भेज दिया गया है। उधर प्रोफाउंड स्ट्रीम ने आदि पिल स्ट्रीम पर कब्जा कर लिया है और एक बार उन्होंने आखिरी गेट को कंट्रोल में ले लिया तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। ब्लड स्ट्रीम ने भी वार की शुरुआत कर दी है। बाय पूछता है क्या वार को रोका नहीं जा सकता। ली बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने बाय की कल्टीवेशन को सेंस किया है, इसलिए वो उससे कुछ बात करना चाहता है। बाय पूछता है कि हम किधर जा रहे हैं। ली बताता है कि हेवन रीचिंग रिवर चारों डायरेक्शंस में बहता है, लेकिन वो जिस जगह जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जी एक ही जगह जमा हो रही है। ली बाय से इंप्रेस होता है क्योंकि वो भी ये देख पा रहा है। बाय हेवन रीचिंग आई की हेल्प से आगे बढ़ता है और छुपी हुई 9th पीक पर जाकर रुकता है। ली बताता है कि सिर्फ वही ये सब देख पाते हैं जिनके पास स्पिरिट स्ट्रीम की इनहेरिटेंस हो, और फिर दोनों पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट दिखाते हैं।
पैट्रियार्क खुश नहीं होता क्योंकि बाय के पास लेगेसी एशेलॉन का रैंक नहीं है और बाय ने जो देखा है इसे देखना अलाउड नहीं था। बाय पहली बार स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर के पैट्रियार्क टीमू से मिल रहा है, जिन्हें सब परफेक्ट बीइंग कहते हैं। टीमू कहता है कि बाय ने यहाँ आकर क्राइम किया है, लेकिन फिर हैरान होता है जब बाय उसका प्रेशर सह लेता है। तब टीमू बाय को वार्निंग देकर छोड़ देता है, लेकिन बाय को पता है कि टीमू उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था। बाय पैट्रियार्क से माफी मांगता है और उसे एक एलिक्सर देता है जो बाय ने खुद रिफाइन किया है। टीमू बताता है कि मेरे स्टेटस के लोगों के लिए ऐसे एलिक्सर किसी काम के नहीं हैं। ली एक्सप्लेन करता है कि पैट्रियार्क को रेगुलर एलिक्सर की जरूरत नहीं होती। बाय बताता है कि कैसे उसने सबसे प्योर इंग्रेडिएंट यूज करके 1 महीने में ये एलिक्सर बनाया है और ये एलिक्सर इतना स्ट्रॉन्ग है कि पैट्रियार्क को भी संभल कर यूज करना होगा। टीमू कहता है कि बाय एक चालाक लड़का है और एलिक्सर ले लेता है। टीमू ली से कहता है कि मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़े थे जिसमें ली ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो बाय को अपनी इनहेरिटेंस दे। फिर टीमू बाय को एक स्क्रॉल देता है। इसमें इस पैट्रियार्क की स्पेशल पावर फ्लोरा वेपनाइजिंग आर्ट्स हैं। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद बाय फ्लोरा को लड़ने के लिए यूज कर पाएगा। बाय पैट्रियार्क के पेंडेंट को देख रहा होता है जब पैट्रियार्क इसे बताता है कि इस टेक्निक को सीखने में टाइम लगेगा। बाय पेंडेंट को देखते हुए कहता है कि वो वार में जाने वाला है और हो सकता है कि वो जिंदा वापस ना आए। टीमू को समझ आ जाती है बाय क्या कहना चाहता है, इसलिए वो इसे प्रोटेक्शन के लिए ये जेड पेंडेंट देगा। नेसेंट सोल से नीचे के कल्टीवेटर इसकी डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। टीमू जाते हुए बताता है बाय की कल्टीवेशन अभी वीक है, लेकिन हेवनली की को मिलाने से वो और पावरफुल बन जाएगा। ली को नहीं पता कि बाय ने पैट्रियार्क को कौन सा एलिक्सर दिया है। बाय बताता है कि यह उसका फेमस एलिक्सर है जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। ली को समझ आ जाती है ये बाय का ड्रीम एलिक्सर है और पैट्रियार्क को रोकने जाता है। रात को ली बाय को बताता है इस बार वो बच गया, लेकिन अब उसे वो टेक्निक जल्दी से मास्टर करनी होगी। ली बाय को एक्सप्लेन करता है कि फ्लोरा वेपनाइजिंग आर्ट एक यूनिक आर्ट है जिससे तुम फ्लोरा को एक वेपन की तरह यूज कर पाओगे। ग्राउंड से रूट्स निकलने लगती है और ली दिखाता है कि फ्लोरा को एक फॉर्म में कैसे बदलना है और हर एक फॉर्म अलग तरीके का वेपन बन सकती है। रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं और अंदर खींचने लगती हैं। ली एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसे इस कोर को तोड़कर अपने साथ मिलाना होगा। बाय पहली ट्राई में फेल हो जाता है। बाय एक बार फिर ट्राई करता है, लेकिन रूट्स इसे रोकती हैं। आखिर में बाय कोर को तोड़ ही लेता है और फिर अपनी कल्टीवेशन के साथ मिलाने लगता है। बाय ली की बताई हुई बातों को याद रखते हुए सारे 18 मेथड्स जिनसे फ्लोरा को वेपन की तरह यूज किया जा सकता है प्रैक्टिस करता है। ली ने बाय से कहा था बैटल में वो उसके साथ रहे, लेकिन बाय अपने मास्टर के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। बाय कहता है कि उसे कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा। बाय इसके लिए उस टर्टल की हेल्प लेता है। इससे बाय की कल्टीवेशन कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बाहर हम देखते हैं कि कैसे टिडान ट्रांसफॉर्म होकर एक खतरनाक बीस्ट बन जाता है। तब बाय अपना चौथा सी भी क्रिस्टलाइज कर लेता है और फिर अपने अडॉप्टेड सन टिडान को देखकर खुश होता है। बाय टिडान की कल्टीवेशन देखकर इंप्रेस होता है क्योंकि टिडान की कल्टीवेशन बाय से थोड़ी सी ही कम है। बाय सोचता है कि सब ने टिडान से हार्ड ट्रेनिंग करवाई होगी, लेकिन असल में टिडान मजे से जी रहा था। बाहर बाय सारे नॉर्दर्न बीस्ट को एक जगह देखकर हैरान होता है। बाय देखता है कि स्पिरिट स्ट्रीम आर्मी का सेकंड ग्रुप भी वार के लिए जा रहा है। अगले दिन बाय कोई ऐसा मेथड ढूंढता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और वो वार को रोक पाए। बाय को रिवर डिफाइंग पिल दिखती है। इसकी हेल्प से वो कुछ समय के लिए अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को बूस्ट कर पाएगा। बाय शौक होता है क्योंकि इसे रिफाइन करने के लिए कोई प्लांट्स या फर्नेस नहीं चाहिए, बस हेवन रीचिंग वाटर से ये पिल बन जाएगी। बाय कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये पिल इसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकती है। तब पास में सिंकी TNU से सोल्यूशन पूछने आती है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन को और इंक्रीज नहीं कर पा रही। TNU उसे हेल्प करेगा और बताता है कि तुम स्पिरिट सेक्टर के लेजी डिसेबल बाय से भी अच्छा कर रही हो। बाय सोचता है कि वो सिंकी को TNU का असल चेहरा दिखाएगा। बाय कहता है कि किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और हेवन रीचिंग रिवर में अपना हाथ डालता है। TNU बताता है कि बाय सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है और इस कल्टीवेशन के साथ इसका हाथ हेवन रीचिंग रिवर में डिसॉल्व हो जाएगा। तब वो दोनों शॉक हो जाते हैं जब बाय हेवन रीचिंग रिवर में हाथ डालता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बाय कहता है कि तुम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम लोग समझ पाओ कि मैंने ये कैसे किया, और कहता है अगर सिंकी चाहे तो वो उसे एडवाइस दे सकता है। सिंकी देखती है कि बाय का ओरा पैट्रियार्क की तरह है। TNU को सबक सिखाने के बाद बाय घर वापस आता है और टीडान से पैरा देने को कहता है क्योंकि वो रिवर डिफाइनिंग पिल बनाने जा रहा है। अंदर बाय हेवन रीचिंग वाटर को गैस में बदलकर पिल बनाने लगता है। ये चीज़ काम नहीं करती। बाय अपनी बॉडी की हेल्प से पिल बना रहा था और सब गड़बड़ हो जाती है। तब बाय सारी हवा निकालने के लिए झाड़ियों में जाता है। बाय को समझ आ जाती है इस लेवल पर वो ये पिल रिफाइन नहीं कर पाएगा और उसे और कोई मेथड ढूंढना होगा। तब 5 सालों बाद इसके पुराने दोस्त इसे मिलने आते हैं। इसी बात पर सारे दोस्त रात को एक साथ पीते हैं।
तब बातें करते हुए जैंग ज़ीशैन का बताता है कि उसकी डिडक्शन स्किल्स कमाल की थी और एक पल के लिए जैंग को लगा कि ज़ीशैंग असल में बाय है। तब सब पुरानी बातों को याद करके हंसते हैं और फिर मैं भी खाने के लिए कुछ स्नैक्स लाती है। तब सारी रात पीने के बाद वाइन का एक ही जग रह जाता है जिसे लेने के लिए बाय और जैंग लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जैंग को समझ आ जाती है कि वो बाय से नहीं जीत सकता और उसे लगता है कि बाय डिसाइपल्स में से सबसे पावरफुल है और फिर हुयेंग भी बाय से जग लेने लगता है। हुयेंग जैंग से ज़्यादा पावरफुल है लेकिन बाय से नहीं जीत पाता। तब मैं भी फाइट करना चाहती है लेकिन बाय उसे जीतने देता है। मैं को पता है कि बाय ने उसे जीतने दिया है। मैं बताती है कि उसकी कल्टीवेशन कम है लेकिन वो भी सब के साथ खड़े होकर लड़ना चाहती है। बाय मे की बहादुरी से इम्प्रेस होता है और बताता है कि हम सब मिलकर स्पिरिट सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। उधर ब्लड सेक्टर के एक कैंप में पैट्रियार्क सोंग बताता है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजी है। पैट्रियार्क को लगता है कि अगर ब्लड सेक्टर के लोग पकड़े भी गए तो स्पिरिट सेक्टर उन्हें मारेगा नहीं और वार में नेगोशिएशन के लिए यूज़ करेगा, लेकिन इससे पहले ऐसा हो हम उन्हें बचा लेंगे। और फिर हमें पता चलता है वोन ब्लड सेक्टर की स्पाई है। जून सोच रही होती है कि ज़ीशैन कहाँ गया। बाय सोच रहा होता है उसे जैंग ने क्या कहा था, तुम फायर किचन का चूल्हा हो जिसे कभी भी नहीं बुझना चाहिए। और जैंग तीसरे ग्रुप के साथ वार में जाएगा। जैंग कहता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, अगर मैं बैटल फील्ड में कुछ एनिमीज को रोक पाऊँ तो समझूंगा कि मेरी लाइफ वेस्ट नहीं हुई। आखिरी बात जो जैंग उसे बताता है कि उसने बाय के लिए एक एक्सपेंसिव वाइन एंशिएंट मोनूमेंट के अंदर छुपाई है। बाय सोचता है कि कैसे इस वार से दोनों साइड के लोग मरेंगे। बाय को ये बात कंफर्म नहीं है कि वो इस वार में बच पाएगा या नहीं और सब बाहर से तो कॉन्फिडेंट है लेकिन सबको पता है कि वार में कुछ भी हो सकता है। बाय सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो दोनों साइड्स को लड़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। कुछ टाइम बाद सब बात कर रहे होते हैं कि लेजेंडरी एल्डर बाय अगले ग्रुप के साथ वार में जाने वाला है। बाय के ग्रुप में बहुत सारे डिसेबल ऐसे होते हैं जिन्हें बाय ने अबिस में बचाया था। तब टेलीपोर्ट अरे एक्टिवेट की जाती है। कोई बताता है कि अगर कल्टीवेशन ज़्यादा ना हो तो टेलीपोर्ट अरे की पावर से बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। TNU कहता है कि घबराओ नहीं, स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर इतना वीक नहीं है। डिसेबल्स बात कर रहे होते हैं कि बाय को अपनी हाई कल्टीवेशन के साथ डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे डिसेबल्स को वार में जाने से पहले अरे में सर्वाइव करना होगा। बाय में से कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब सारे डिसेबल्स एक एक करके बैटल फील्ड में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। मैं और बाय भी सेफली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरे डिसेबल्स कह रहे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से टेलीपोर्ट हुए हैं और अब वो फाइट कैसे करेंगे। बाय सबको हील करता है। बाय उन सबको मोटिवेशनल स्पीच देता है, तुम सबको खुद पर बिलीव करना होगा और खुद को ब्लड सेक्टर के डिसेबल से वीक मत समझो, तुम सब उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डिसेबल्स कहते हैं कि उन्हें बाय पर बिलीव है लेकिन बाय चाहता है कि वो खुद पर बिलीव करें। मैं देखती है कि बाय कैसे सबकी हेल्प कर रहा है और फिर मैं सबसे कहती है कि स्पिरिट स्ट्रीम हमारा घर है और हम सब मिलकर इसे प्रोटेक्ट करेंगे। जब बाय ज़ीशैंग से लड़ेगा तो हम सब इसका साथ देंगे। TNU कहता है कि बाय नहीं, वो ज़ीशैंग से लड़ेगा। एल्डर जो बताता है कि तुम सब चौथे बैच में हो इसलिए अलग अलग जगह पर भेजे जाओगे। 3 में से एक अरे का लीडर TNU होगा और दूसरी अरे की लीडर सिंकी होगी, लेकिन बाय किसी भी आउटर अरे का लीडर नहीं होगा। बाय को पाथ कल्टीवेशन माउंटेन के कोर वाली अरे को संभालना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन सिर्फ बाय ही है जो ये काम कर सकता है क्योंकि बाय के पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। बाय एल्डर के साथ जाता है और मैं सोचती है कि कैसे बाय का और उसका कल्टीवेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया है। सिर्फ हिम्मत दिखाने से वो उसके साथ खड़े होकर नहीं लड़ सकती। बाय मे के लिए रुकता है लेकिन मे से कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ ही बनूंगी। बाय उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और टीडान को मे के पास छोड़कर चला जाता है। तय जाता है कि पाथ कल्टीवेशन माउंटेन अरे सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जो सेक्टर के सेंटर में और फ्रंट लाइन से दूर है। उधर बाय देखता है कि नॉर्दर्न और सदर्न बैंक के सिस्टम को कंबाइन किया जा रहा है। बाय एक वार पपेट को देखकर इम्प्रेस होता है जिसे बनाने में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन लगे हैं। एल्डर जो बताता है इस वार में हमें अपना सब कुछ यूज़ करना होगा। जो एक्सप्लेन करता है पाथ कल्टीवेशन माउंटेन सेक्टर का सेंटर है और इन 3 डायग्राम्स को एक्टिवेट करने के बाद एक बड़ी सी शील्ड अरे सेक्टर को कवर कर लेगी। इसका मतलब 3 लोग इसे एक्टिवेट करेंगे। जो एक्सप्लेन करता है कि कल्टीवेटर्स की कमी है, बाय को अकेले ही अरे को ऑपरेट करना होगा और अब सेक्टर का फ्यूचर बाय के हाथ में है। बाय अरे को एक्टिवेट करता है। उधर ब्लड सेक्टर के सारे लीडर्स वार के लिए रेडी होते हैं। पैट्रियार्क सोंग बताता है ज़ीशैंग मिसिंग है इसलिए हमारे पास एक ब्लड मास्टर कम है। इतने पावरफुल ब्लड मास्टर के ना होने से हमारे जीतने का चांस थोड़ा सा कम हो गया है। यंग जनरेशन में सिर्फ ज़ीशैंग ही है जो बाय को टक्कर दे सकता है। जून को लगता है कि ज़ीशैंग आ जाएगा। ब्लड सेक्टर अपने डेथ पपेट्स को रिलीज़ करता है। बाय सोच रहा होता है ये अरे पावरफुल है लेकिन बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी खा रही है।
अगर एल्डर्स उसे एनर्जी ना दे रहे होते तो बाय इसे मेंटेन नहीं कर पाता। तब बाय एक पुश से अरे को एक्टिवेट कर देता है। तब बाय इम्प्रेस होते हैं और TNU को बिलीव नहीं होता कि बाय ने ये कर दिखाया। सेक्टर लीडर बताते हैं ये अरे कोर फॉर्मेशन तक का अटैक सह लेगी। वैसे इस अरे को एक्टिवेट करने के लिए 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन बाय अकेले ही इसे संभाल रहा है। तब 9वीं माउंटेन सामने आती है और सब फर्स्ट जनरेशन पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। हंक बताता है कि ब्लड सेक्टर भी वार के लिए निकल गया है। इस वार में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि मैं भी मारा जाऊं, लेकिन ये वार स्पिरिट सेक्टर का फ्यूचर डिसाइड करेगी। हंक बताता है हम सबको दिखाएंगे। स्पिरिट सेक्टर सर तो कटवा लेगा लेकिन किसी के आगे झुकेगा नहीं। अरे भी कंप्लीट हो जाती है। तब बाय एक अजीब सी एनर्जी को सेंस करता है। बाय को हेवन रीचिंग आई की हेल्प से पता चलता है कि माउंटेन के नीचे एक क्लास्ट एंड ब्लास्ट अरे है और अगर ये एक्टिवेट हुई तो माउंटेन के साथ सारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाय को समझ आ जाती है युआन किस सेक्रीफाइस की बात कर रहा था। वार के लिए उन्हें क्लैन को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बाय को समझ आ जाती है कि उसके सारे दोस्त इसकी वजह से मारे जाएंगे। तब बाय ब्लड सेक्टर की ऑरा को सेंस करता है। बाय एक लिविंग ब्लड एंसेस्टर है, इसलिए वो सारे ब्लड सेक्टर वालों को सेंस कर पा रहा है। तब बाय को उधर जून दिखती है और सोचता है कि वो ये वार क्यों कर रहे हैं। ब्लड सेक्टर के पैट्रियार्क्स अरे को एक्टिवेट करके अपने वेपन्स बाहर निकालते हैं। 4 गार्डियन सामने आते हैं। ब्लड सेक्टर स्पिरिट सेक्टर की करेज से इम्प्रेस होता है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर नहीं जीत सकता, फिर भी लड़ रहा है। हंक सबको ऑर्डर देता है कि तैयार हो जाओ। हंक ब्लड सेक्टर को आखिरी मैसेज देता है अगर ब्लड सेक्टर जीत भी गया तो स्पिरिट सेक्टर उन्हें इतना डैमेज करेगा कि वो सदियों तक याद रखेंगे। अगर ब्लड सेक्टर लड़ना चाहता है तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। तब हंक एक बड़ा सा कॉल्ड्रन समन करता है। बाय स्पिरिट सेक्टर के एयरलूम को देखकर हैरान होता है। ये स्पिरिट सेक्टर की हेवनली सोर्ड है जो 10 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है। और फिर ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है। ब्लड सेक्टर का नाइट पपेट ब्लैक ड्रैगन को देखकर स्माइल करता है। पैट्रिया खान के अटैक से वार स्टार्ट होती है। स्पिरिट सेक्टर इस अटैक को ब्लॉक करता है। यह अटैक बहुत पावरफुल होता है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन भी अटैक करता है और फिर दोनों साइड्स दूसरे वेपन्स को वार में भेजती हैं। लेकिन ब्लड सेक्टर के ब्लड रीपर्स स्पिरिट सेक्टर की डिफेंस तोड़ने लगते हैं। इन्हें रोकने के लिए लेगेसी एशेलॉन वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं। ली बाय से कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना। लेगेसी एशेलॉन वॉरियर्स रीपर्स को रोक लेते हैं, लेकिन फिर रीपर्स खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी सारी की ब्लड सोर्ड को देते हैं। बाय सोचता है अगर वो डिफेंस पर फोकस करें तो चांस है कि ब्लड सेक्टर थक जाएगा। बाय ब्लड सोर्ड को पावर लगाकर बड़ी मुश्किल से रोकता है, लेकिन तब ब्लड बोन आकर सोर्ड को बैरियर के अंदर पुश करने लगती है। स्पिरिट सेक्टर की सोर्ड से ब्लड सोर्ड को रोका जाता है, लेकिन आउटर अरे वीक हो रही है। बाय को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो इस अरे को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगर ये गिर गई तो स्पिरिट सेक्टर डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तब अनचेंजिंग बोन अरे में होल कर देती है और इससे ब्लड बीस्ट स्पिरिट सेक्टर की वार शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हुयन डिसेबल से कहता है होल को डिफेंड करो, लेकिन तब ब्लड बोन होल को और बड़ा करने लगती है। बाय देखता है जिस माउंटेन पीक को TNU डिफेंड कर रहा था डिस्ट्रॉय हो गई है। बाय सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों साइड्स के लोग जिनकी वो केयर करता है एक दूसरे को मार रहे हैं। बाय कहता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि एक बार सब डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता। फ्रंट लाइन पर लेगेसी एशेलॉन वॉरियर्स मुश्किल से अनचेंजिंग बोन को रोक रहे होते हैं। तब सब शौक होते हैं जब बाय सबके बीच में आ जाता है। बाय को याद आता है कि उसने अनचेंजिंग बोन में अपना ब्लड मिलाया था। इसकी हेल्प से बाय इसे पीछे हटने को ऑर्डर देता है। बाय बैरियर से बाय जाता है और फिर ली भी इसके पीछे इसे रोकने जाता है। बाय सोचता है कि उसने कैसे हमेशा लंबी लाइफ के लिए कल्टीवेशन की, अब वो बस एक ही चीज़ चाहता है कि दोनों साइड्स लड़ना बंद कर दें। बाय एक अंधा करने वाली लाइट फेंकता है और सबको समझ आ जाती है ये हेवनली पाथ की लाइट है। बाय सबसे कहता है कि रुक जाओ और मेरी बात सुनो। सोंग कहता है ये बाय को मारने का अच्छा चांस है। जून को भी ऐसा ही लगता है। वो सारे डिसेबल्स को कहती है कि बाय को ख़त्म कर दो। बाय उन्हें कहता है कि पीछे हो जाओ, लेकिन सोंग पूछता है कि तुम हमें ऑर्डर देने वाले कौन होते हो। ली बाय को रोकने जाता है, लेकिन बाय कहता है कि मैं मिडल पीक का ब्लड मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। बाय इजीली सबकी ब्लड सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सोंग कहता है ये ब्लड रिविजन टेक्निक है और सब सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि जो उनके सामने खड़ा है वो स्पिरिट सेक्टर का बाय है, लेकिन ये ऑरा एक ब्लड मास्टर का है। जब ब्लड क्लाउड हटता है तो बाय फिर से जी शैंग बनकर सामने आता है और जी शैंग को देखकर सारे ब्लड सेक्टर मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। ब्लड सेक्टर वालों को भी ये समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन बाय को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और पूछता है कि वो ब्लड मास्टर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा रहे। सारे डिसेबल्स घुटनों पर बैठकर अपने ब्लड मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। दोनों साइड के लोग कंफ्यूज होते हैं और जून सोचती है जो उसके सामने खड़ा है वो बाय है या जी यांग है। जी यांग सबको बताता है कि बाय और जी यांग एक ही हैं। जून सोचती है इसका मतलब उनके बीच जो भी हुआ था वो फेक था। बाय सबको बताता है वो स्पिरिट सेक्टर का बाय और ब्लड सेक्टर का जी यांग है। दोनों साइड के लोग उसके अपने हैं और वो किसी को भी अब और फाइट नहीं करने देगा।
बाय बताता है कि वार हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होती और दोनों सेक्टर को एक दूसरे पर थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। हानियन को लगता है कि स्पिरिट सेक्टर ने ज़ीशैंग को बंदी बना लिया है। जैसा बाय चाहता था वैसा नहीं होता। ली बाय को बुलाता है। ब्लड सेक्टर के डिसेबल्स को ऑर्डर दिया जाता है, अपने ब्लड मास्टर को प्रोटेक्ट करो। ली बाय को सेफ जगह पर जाने को कहता है और तब पैट्रियार्क हान ली पर अटैक कर देता है। ली पैट्रियार्क से नहीं लड़ सकता, इसलिए हुयान हान से लड़ने आता है। वार फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस बार पैट्रियार्क्स लड़ने लगते हैं। दोनों साइड्स को लगता है कि दूसरी साइड ने बाय को अपने साइड पर करने के लिए उस पर कोई मैजिक किया है। युआन कहता है कि बाय को प्रोटेक्ट करो, मैं ब्लड सेक्टर को रोकता हूँ। पैट्रियार्क फिर से लड़ने लगते हैं। दूसरे ब्लड मास्टर्स भी अपना अटैक करते हैं। बाय दोनों साइड के लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। बाय देखता है कि सोंग अटैक करने वाला है और इसका अटैक रोकता है। सोंग को बाय पर हंसी आती है क्योंकि बाय को लगता है कि वो अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ फाइट को रोक पाएगा। पैट्रियार्क्स भी कहते हैं कि बाय कुछ नहीं कर सकता और बाय को अपनी साइड बुलाते हैं। बाय भी सोचने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो सबको लड़ने से रोक पाए। बाय को समझ आ जाती है अब और कोई रास्ता नहीं है और ब्लड सेक्टर से सॉरी कहता है। बाय से एक एनर्जी वेव निकलती है और वो ब्लड सेक्टर को रुकने का ऑर्डर देता है। तब सारे डीमंस और ब्लड पपेट्स अटैक करना बंद कर देते हैं और सबकी की उनकी बॉडी से निकलने लगती है। सारा ब्लड सेक्टर कमज़ोर होने लगता है जब बाय उनकी आधी कल्टीवेशन ब्लॉक कर देता है। ब्लड सेक्टर के पैट्रिया को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि उनकी भी आधी कल्टीवेशन ब्लॉक हो गई है। बाय को गुस्सा आता है और कहता है कि अगर ब्लड सेक्टर स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उन्हें इसकी लाश पर से गुजरना होगा। सोंग को समझ नहीं आ रही कि ज़ीशैंग सारी पीक की कल्टीवेशन को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। ब्लड पैट्रियार्क को समझ आ जाती है कि ज़ीशैंग के पास ब्लड डीमन की इनहेरिटेंस है। दूसरे पैट्रियार्क्स इस बात पर बिलीव नहीं करते। जून सोचती है इसका मतलब उसके सामने जो आदमी खड़ा है ये दूसरा लिविंग ब्लड एंसेस्टर है। बाय कॉन्फिडेंट है कि अब वो वार को रोक सकता है क्योंकि ब्लड सेक्टर की पावर आधी हो गई है और स्पिरिट सेक्टर की साइड से ब्लड सेक्टर से बात करेगा। लेकिन तब स्पिरिट स्ट्रीम अटैक करना बंद नहीं करती। TNU इस चांस को देखकर अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि ब्लड सेक्टर अब वीक हो गया है। तब सारा स्पिरिट सेक्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सोंग सोचता है कि ज़ीशैंग किसकी साइड पर है। बाय स्पिरिट सेक्टर को रुकने का कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और एक पावरफुल अटैक करने लगते हैं। बाय अपनी अनटाइंग हेवनली डीमन बॉडी से ये अटैक रोकता है। ये देखकर सब शॉक होते हैं क्योंकि बाय ने स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम की टेक्निक्स को मिलाकर ये पावरफुल टेक्निक बनाई है, लेकिन ये टेक्निक बहुत सारी एनर्जी लेती है और सोंग को समझ नहीं आ रही कि वो ब्लड सेक्टर के लिए ऐसा क्यों कर रहा है। सबको बाय की फिक्र होने लगती है। बाय को समझ आ जाती है कि वो कितना बेवकूफ़ था और समझता रहा कि वो स्ट्रॉन्ग है और इजीली वार को रोक पाएगा। बाय डिसाइड करता है कि अब वो कुछ नहीं छुपाएगा और अपनी सारी पावर यूज़ करता है। इस एनर्जी से ब्लैक ड्रैगन अलर्ट हो जाता है और टीडान भी एक बीस्ट किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाय कहता है कि मैं स्पिरिट सेक्टर का डिसाइपल और बीस्ट किंग का ओनर हूँ। बाय कहता है कि मुझे पता है कि डिसाइपल्स लड़ना नहीं चाहते लेकिन जिंदा रहने और मिडिल स्ट्रीम की पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। बाय कहता है कि अगर कोई वार जीत भी लेता है तो इतना डैमेज खाने के बाद जीतने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जीतने वाले को उस हालत में प्रोफाउंड स्ट्रीम से लड़ना होगा। चलो मान लिया कि फिर वो प्रोफाउंड स्ट्रीम से भी जीत जाएगा तो फिर जब वो मिडिल स्ट्रीम में पहुंचेगा तब सबसे वीक सेक्टर होगा तो इस बड़े से सी में कोई दूसरी बड़ी मछली इसे निगल लेगी। बाय को पता है कि अभी भी कुछ डिसाइपल्स फाइट करके जान देने को तैयार हैं, लेकिन वो उन्हें बताना चाहता है कि ऐसी सेक्रीफाइस और लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके एंड में सब खत्म हो जाएगा। बाय कहता है अगर हम दो बड़े डाउन स्ट्रीम सेक्टर्स मिल जाएं तो मिडिल स्ट्रीम में सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। बाय सुझाव देता है कि दोनों सेक्टर्स को मिलाकर एक ही सेक्टर बना दिया जाए जिससे उन्हें कोई भी मिटा नहीं पाएगा। तब पैट्रियार्क खान बताता है कि बाय सबको अपनी बातों से बेकार है और बाय को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक करता है। ली बाय को बचाने जाता है। टीडान और जून भी बाय की हेल्प के लिए भागते हैं। ब्लड एल्डर पैट्रियार्क कहता है रुको, क्योंकि ये अटैक नेसेंट सोल फुल पाम पावर टेक्निक है। दूसरे पैट्रियार्क्स को बिलीव नहीं हो रहा कि हानियन इतना पावरफुल अटैक यूज़ कर सकता है और सारे पैट्रियार्क इसके अटैक को रोकते हैं। बाय जेड पेंडेंट से अटैक रोकता है लेकिन हानियन कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैट्रियार्क्स इस पावरफुल अटैक को रोकने में फेल हो जाते हैं और इसकी एनर्जी वेव से जून और ली पीछे गिर जाते हैं। बाय ब्लड लैम्प और जेड पेंडेंट से अटैक रोकता है लेकिन उसे भी पता है कि ये चीज़ सिर्फ कोर फॉर्मेशन तक का अटैक रोक सकती है। दूसरे पैट्रियार्क्स ने इस पाम की पावर को बहुत कम कर दिया था और अब बाय को खुद ही किसी तरह इस अटैक को रोकना होगा। बाय अपने सारे डिवाइन टेलिस्मैन यूज़ करता है और कहता है कि उसे खुद पर बिलीव करना होगा। बाय अपनी डीमन बॉडी से अटैक रोकता है। ली को अपने डिसाइपल की फिक्र हो रही होती है। हानियन अपनी पूरी पावर से एक आखिरी बार पुश करता है और फिर बाय को एक नेसेंट सोल लेवल का अटैक लग जाता है और इसकी हेवनली बॉडी भी गायब होने लगती है। बाय नीचे गिरने लगता है। तब सारे ब्लड सेक्टर की पावर वापस आ जाती है और सब सोचते हैं कि बाय मार गया। हानियन कहते हैं कि बागी ज़ीशैन मार गया और हमारी पावर्स भी वापस आ चुकी हैं।
अब स्पिरिट सेक्टर की बारी है, लेकिन तब एल्डर पैट्रियार्क आकर इसे रोकता है और पूछता है कि जब सारे ब्लड सेक्टर की पावर एंसेस्टर ने सप्रेस कर दी थी, तब वो नेसेंट सोल लेवल का अटैक कैसे कर पाया। हानियन भागने लगता है और फिर दूसरे पैट्रियार्क इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि हानियन ने ऐसा कैसे किया। तब हानियन ट्रांसफॉर्म होने लगता है और सबको समझ आ जाती है ये आदमी कोई घुसपैठिया है। ये आदमी गायब होने से पहले सामने आता है और ये प्रोफाउंड्स टीम का पैट्रियार्क कियान होता है। दोनों साइड के एक एक पैट्रियार्क उसका पीछा करने जाते हैं। एल्डर पैट्रियार्क को समझ आ जाती है कि हानियन मर गया है। प्रोफाउंड्स टीम यही चाहता था कि दोनों सेक्टर आपस में फाइट करके वीक हो जाएं और इसीलिए वो घुसपैठिया ओनर डिसेबल बाय को मारना चाहता था। इस बात से दोनों सेक्टर के पैट्रियार्क्स को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि वो प्रोफाउंड्स टीम को नहीं छोड़ेंगे। दोनों साइड के डिसेबल्स प्रॉमिस करते हैं कि वो प्रोफाउंड्स टीम सेक्टर को मिटा देंगे। बोलने वाला मंकी कहता है कि कैसे हिस्ट्री में पहली बार स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर मिलकर काम करेंगे और ये सब उस यंग डिसेबल बाय की वजह से हो पाया। उधर ली और डिडान बाय को देखने जाते हैं और खुश होते हैं कि बाय जिंदा है। उधर बाय अपनी कॉन्शियसनेस में होता है और ली की आवाज़ सुन पा रहा है। ली कहता है कि बाय ने लूशियन क्लैन के इंसिडेंट के बाद बहुत ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उस बात से खुश नहीं है कि वो हर बार अपनी लाइफ को खतरे में डालता है। ली बताता है कि स्पिरिट और ब्लड्स टीम ने एग्रीमेंट कर लिया है और अब दोनों मिलकर प्रोफाउंड्स टीम से लड़ेंगे। ली बताता है ये सब बाय की वजह से हो पाया और अब वो चाहता है कि बाय रेस्ट करे। फर्स्ट जनरेशन पैट्रियार्क ने उसे स्पिरिट सेक्टर का पैट्रियार्क बना दिया है और ली बाय से कहता है जल्दी से होश में आओ क्योंकि उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं।